राज्य के सप्तम सिद्धांत में हमने स्वामी, मंत्री, पुर, राज्य, कोष, दंड और मित्र का अध्ययन किया। राज्य की प्रकृतियों के विवेचन से यह स्पष्ट हुआ था कि जो सप्तम सिद्धांत है वो वास्तव में राज्य की प्रकृति को समझने में बहुत बड़ा योगदान निभा सकते हैं, या किंतु उनको पूर्ण आधार नहीं माना जा सकता। मनु ने राज्य की संरचना और उसकी गतिविधियों के संचालन के लिए हमें उसके अंग या प्रकृति नाम से कुछ तत्व बताए। मनु द्वारा प्रतिपादित राज्य की प्रकृति के विश्लेषण के लिए राज्य के उद्देश्य, उसके कार्यक्षेत्र, उसकी संप्रभुता के तत्वों को समझना बहुत आवश्यक है। राज्य के इन सभी अंगों के तुलनात्मक महत्व के संबंध में मनु का दृष्टिकोण स्पष्ट था। मनु का मानना था कि प्रत्येक प्रकृति को उसके पश्चात दी गई प्रकृति की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण स्वीकार किया गया है। कहने का मतलब ये है कि स्वामी महत्वपूर्ण है या राजा महत्वपूर्ण है, पर उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण मंत्री है, क्योंकि अगर मंत्री राजा को सही सलाह नहीं देंगे तो राज्य के बारे में सही जानकारी राजा को प्राप्त नहीं होगी। यदि स्वामी और मंत्री दोनों बहुत अच्छे हैं और उस राज्य के पास परकोटा नहीं है, परकोटा मतलब सराउंडिंग्स नहीं है, तो प्रजा की सुरक्षा करना असंभव है। इसीलिए उन्होंने बताया कि दुर्ग स्टेट जो है, जनपद जो है, आपका राज्य जो है, उसकी स्थिति को देख करके फिर बनाया जाना चाहिए। जियोग्राफी जो पढ़ते हैं वो जानते होंगे कि किसी भी स्थान के ऊंचे स्थान पर रहने के क्या फ़ायदे हैं, समुद्र के पास रहने के क्या नुकसान है, या समुद्र के पास रहने के क्या फ़ायदे हैं। ठीक उसी तरह से ज़्यादा गर्म स्थल पर रहने के क्या नुकसान है और क्या फ़ायदे हैं। इसी थ्योरी को हम पॉलिटिकल में जब अप्लाई करते हैं तब हम वहाँ देखते हैं कि राजधानी का निर्माण भी भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए किया जाना चाहिए। राज्य के अंग के रूप में जब हमने देखा कि जनपद, और जनपद क्या, जनपद वो भूमि जिस पर जनता रहती है, और जनता वो जो वहाँ की स्थायी जनता है, मतलब मूवेबल नहीं होनी चाहिए। एक जगह पर जब रहते हैं तभी राजा राज कर सकता है, और राजा तभी बनेगा जब जनता सुनिश्चित होगी। धन, दंड और मित्र, ये तीनों तत्व भी एक दूसरे से बढ़ चढ़ करके है। यदि आपके पास पैसा है और रक्षा करने वाली सेना नहीं है तो भी आपका पतन संभव है, और यदि राजा के पास में मंत्री भी है, जमीन भी है, राज्य भी है, पैसा भी है, दंड भी है, किंतु उसको सही सलाह देने वाला यदि कोई मित्र नहीं है तो ऐसे समय में भी राज्य का पतन हो सकता है। हम सब जानते हैं कि जो तिपाही होती है, जिस पर हम वजन रखते हैं या मटका रखते हैं, उसमें तीनों स्टैंड जो होते हैं वही मिलकर के उस तिपाही को खड़ा रखते हैं। यदि एक भी जो स्टैंड हम तोड़ दें तो वो तिपाही गिर जाएगी। ठीक उसी तरह से राज्य के जो अंग हैं वो सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यदि एक अंग भी कार्य नहीं करता है तो दूसरे अंग पर प्रभाव पड़ेगा। आज हम डिस्कस करते हैं राज्य का कार्यक्षेत्र। राज्य का कार्यक्षेत्र में सबसे पहले आप ये देखिए कि आप जिस राज्य में रहते हैं वो आपके लिए क्या क्या कार्य करता है वर्तमान में। तो जिस एजुकेशन सिस्टम से आप जुड़े हुए हैं वो राज्य का दिया हुआ है। आप जिस नल का पानी पीते हैं उसकी सप्लाई राज्य के अंडर में होती है। आप जिस बिजली के माध्यम से रात को उजाले में पढ़ते हैं वो जो बिजली है वो राज्य के द्वारा सप्लाई की जाती है। आप जिस ट्रांसपोर्ट साधन को उपयोग करते हैं वो ट्रांसपोर्ट का साधन स्टेट का दिया हुआ है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, यदि आप पीपीएल श्रेणी में आते हैं या न्यूनतम जो है वेतन श्रृंखला में आते हैं तो मिनिमम रेट पर मिलने वाला जो अन्न, गेहूं, चावल या दाल या जो भी सामान है वो भी सप्लाई आपको आज राज्य करता है। पर जब हम मनु की बात करते हैं तो उस समय की जो परिस्थितियाँ थी वो भी कुछ मिलती जुलती ही थी, या राज्य के कार्य कुछ समानांतर थे। उसमें पहला कार्य था प्रजा का रक्षण। मनु ये मानते हैं कि प्रजा का रक्षा करना या प्रजा की सुरक्षा रखना राज्य का सबसे बड़ा कार्य है। वो मानते हैं कि प्रजा रक्षण ही जो है वो राज्य की का मूल आधार है। यदि मत्स्य न्याय नहीं होता, मत्स्य का मतलब हुआ यदि बड़ी मछली छोटी मछली को नहीं खाती और बड़ी मछली छोटी मछली को छोड़ देती या साथ में रखती तो शायद हमें राज्य की आवश्यकता नहीं पड़ती। पर होता यह है समाज में, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो ये जो संरचनाएं हैं इनको तोड़ने के लिए या इन धारणाओं को तोड़ने के लिए राज्य का होना आवश्यक है। मनु ने माना है कि हर जगह पर अपराध करने वाले लोग भी रहते हैं। वो जो अपराध करने वाले लोग हैं वो शांति प्रिय लोगों को डिस्टर्ब करते हैं या उनका जीना मुश्किल कर देते हैं। इसीलिए दंड के माध्यम से शक्तिशाली व्यक्तियों को निर्बल व्यक्तियों पर अत्याचार करने से रोका जा सकता है। इसीलिए राज्य की स्थापना की गई, या प्रजा का जो रक्षण है वो राज्य का पहला कार्य है।
दूसरा कार्य है लोक कल्याण। लोक कल्याण का मतलब ये हुआ कि आपकी रक्षा हो रही है, किंतु आपको धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्राप्त करने में यदि समस्या होती है, ये चारों पुरुषार्थ जो आपके जीवन के हैं, जो सिद्धि के माध्यम है, यदि वो आपको प्राप्त नहीं होते हैं तो आपका जीवन व्यर्थ है। इसीलिए इन चारों पुरुषार्थों की स्थापना करना भी राज्य का महत्वपूर्ण कार्य है। मनु ने राज्य का कर्तव्य माना है कि वह धन और भूमि को प्राप्त करे, जो प्राप्त है उसकी सुरक्षा करे, जो रक्षित है उसकी वृद्धि करे, और यदि अभिवृद्धि होती है, यदि पैसा कमाया जाता है तो उसको सुपात्रों पर वितरण किया जाए। मनु ने माना है कि प्रजा के सर्वोत्मुखी विकास के लिए शासन के जो समस्त विधाएं हैं, त्रयी, आन्वीक्षिकी वार्ता और दंड, इन चारों का उपयोग करना अनिवार्य है। त्रयी, आन्वीक्षिकी वार्ता और दंड। त्रयी जो है, आन्वीक्षिकी जो है, वार्ता जो है, दंड जो है, वो जीवन चक्र की 4 स्टेजेस है, जिसको हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। नंबर 3 पर मनु मानते हैं कि अर्थव्यवस्था का नियंत्रण भी राज्य का महत्वपूर्ण कार्य है। यदि प्रजा से न्यायपूर्वक कर ग्रहण करता है राजा और संपत्ति और समृद्धि के साधनों पर नियंत्रण रखता है, तो ऐसा माना जाता है कि वैसा जो राजा है वो सुदृढ़ होता है या हितकारी होता है या बहुत अच्छा शासन चलाता है। राजा का यह कर्तव्य है कि वह प्रजा से न्यायपूर्वक कर ग्रहण करे और उस कर की व्यवस्था या कर को अच्छे कार्यों में उपयोग में लाए। मनुस्मृति में सामाजिक व्यवस्था का निर्वहन और नियमन भी राज्य का कर्तव्य माना जाता है। राज्य से ये अपेक्षा की जाती है कि वह समाज में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को उसका कर्तव्य पूर्ण करने की सुनिश्चितता प्रदान करे। कहने का मतलब ये है कि इस समाज में जितने भी व्यक्ति रहते हैं उन सब में अपने अपने कर्म को करने की प्रेरणा दी जाए, और कौन दूसरे के काम को परेशान करता है या कौन दूसरे का कार्य नहीं करने देता उसे दंड दिया जाए। समस्त वर्णों व आश्रमों की रक्षा करने वाले राजा की सहायता हेतु ब्रह्मा ने दंड की स्थापना की है, अर्थात जो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, वानप्रस्थ चारों आश्रमों में बैलेंस बना के रखता है, वो राजा जो होता है वो सबसे सर्वोत्तम राजा होता है। मनु का मानना है कि न्याय देना भी राज्य का ही कार्य है। न्याय देना का मतलब ये हुआ कि यदि मान लीजिए नीति व धर्म पर चलने वाले व्यक्ति को कोई दूसरा व्यक्ति तंग करता है तो और मत्स्य न्याय की स्थापना करने की कोशिश करता है, अपने आचरण की मर्यादा को तोड़ता है, तो मनु का मानना है कि ऐसे व्यक्ति को दंड दिया जाना चाहिए। पर दंड देगा कौन? दंड देगा राजा। और राजा कौन? जिसके पास सर्वोपरि क्षमता है, राज्य की सर्वप्रभुता शक्ति है। किंतु जो दंड है वो अपराध की क्षमता या अपराध की कंडीशंस को या उन संरचनाओं को देखते हुए किया जाना चाहिए कि व्यक्ति ने अपराध क्यों किया। यदि अपराध करना बहुत आवश्यक था, यदि जान को बचाना आवश्यक था, तो ऐसे समय में दंड कम दिया जाए। किंतु यदि व्यक्ति जानबूझ करके कोई बुरा कार्य करता है तो उसको उचित व सबसे ज़्यादा कठोर दंड दिया जाना चाहिए। मनु ने यह भी स्वीकार किया है कि राजा के लिए प्रशासनिक व्यवस्था व कर्मचारियों व अधिकारियों में समुचित नियंत्रण होना चाहिए, और राजा को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कर्मचारी प्रजा के प्रति प्रत्येक कार्य को पूर्ण करे और अपनी शक्तियों का दुरुपयोग ना करे। और सबसे आखिरी जो कर्तव्य है राज्य का वो है परराष्ट्र संबंधों का निर्वहन। मनु ये मानते हैं कि अंतर्राज्य संबंधों के सतर्कतापूर्ण संचालन के लिए प्रजा को बाहरी आक्रमणों से सुरक्षित रखना आवश्यक है। मनु का यह मानना है कि परराष्ट्र संबंधों में शासन युक्ति और विवेक का प्रयोग करे, राज्य अनावश्यक युद्ध ना करे और अंतर्राज्यीय संबंधों के संचालन के लिए एक सैद्धांतिक प्रेरणा लेकर के चले। इस संबंध में मंडल सिद्धांत, षाटगुण्य नीति और उपायों का पालन करना मनु आवश्यक बताते हैं। मनु का यह मानना है कि जो राजा इन तीनों सिद्धांतों का पालन करता है वो राजा कभी भी नहीं हारता है, और ऐसा प्रजा की सुरक्षा करने वाला राजा हमेशा अमर रहता है।